नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आई के सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से संबंधित जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखेंगे जो सीटेट के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो एक एक क्वेश्चंस आपको जो है सॉल्व करना होगा। हर एक क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम्स को ध्यान में रख करके जो है यहाँ पे दिए गए हैं, इसलिए हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना है। तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा, इसका नोट्स बनाइएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका आपका नहीं पता है इसका आंसर, उसको नोट कर लीजिएगा। यकीन मानिए इन टॉपिक्स से क्वेश्चंस आपको मिलेगा और आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की क्षमता, क्वेश्चंस को अंदाज़ा लगाने की क्षमता आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। 100 लाइक्स का टारगेट है, लाइक मोटिवेशन के लिए है, ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार से डेली वीडियो लेकर के आते रहेंगे। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ झट से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, देखिए, एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया को बिना एक दूसरे की तुलना किए निरंतर रूप से समझना चाहती है। तो यहाँ पे देखिए, एक तो शब्द है निरंतर रूप से समझना चाहती है, दूसरा शब्द है यहाँ पे बच्चे के साथ तुलना नहीं हो रही है। ठीक है, और यहाँ अधिगम प्रगति का आकलन हो रहा है, तो इसको हम क्या नाम देंगे? तो देखिए, इसका सही आंसर है फॉर्मेटिव असेसमेंट, इसको कहेंगे रचनात्मक मूल्यांकन। इसमें क्या होता है, बच्चे का निरंतर मूल्यांकन किया जाता है। इसमें बच्चे का जो है प्रतिक्रिया के आधारित मूल्यांकन किया जाता है। ये मूल्यांकन छात्र केंद्रित होता है। जैसे कि इसमें प्रगति का आकलन करने की बात करें तो हम बच्चे से बीच बीच में हम क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, उसके साथियों के साथ एक ग्रुप्स बना करके उसे किसी टॉपिक पर चर्चा करने के लिए कहेंगे और उस चीज़ का हम अवलोकन करेंगे। तो इसके माध्यम से होगा। आंसर हो गया ऑप्शन ए। अच्छा, ध्यान रखिएगा, अगर आपको रचनात्मक मूल्यांकन कहीं पे भी दिखे, ऐसा क्वेश्चन आए पॉजिटिव रूप में, तो यकीन मानिए उसका आंसर ए ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सुसाधित करता है? तो कौन सा ऐसा कारक है जो लर्निंग स्किल्स को बढ़ाता है? तो देखिए, यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हैं, इसको सही से पढ़िए। योग्यता का वर्धित जो है मत, या इंक्रीमेंटल व्यू ऑफ एबिलिटी, या फिर डिस्ट्रैक्शन ऑफ सराउंडिंग, मतलब आसपास के आसपास जो है आपको जो है डिस्ट्रैक्शन मिले, विकर्षण, या फिर अनफैमिलियरिटी विद लैंग्वेज, तो भाषा से अनभिज्ञता, या फिर न्यूरोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम हो। तो यहाँ पे देखिए, सही आंसर जो होगा इंक्रीमेंटल व्यू ऑफ एबिलिटी। आंसर हो गया ऑप्शन ए, सही जवाब होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बच्चे की भाषा का विकास किसके द्वारा सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो देखिए, बच्चे की भाषा का विकास जो है सबसे ज़्यादा आनुवंशिकता से प्रभावित नहीं होता, ये प्रभावित होता है परिवार और सामाजिक वातावरण से प्रभावित होता है। जैसे आप जिस परिवार में जन्मे हैं, आप जिस परिवार में रहते हैं, आप उसी परिवार की भाषा को अडॉप्ट करते हैं। भाई, शहर में जन्मे हो तो शहर की भाषा, गांव में जन्मे हो तो गांव की भाषा, यूपी में जन्मे हो तो यूपी की भाषा, बिहार में जन्मे हो तो बिहार की भाषा, बिहार के किस क्षेत्र में जन्मे हो वहाँ की भाषा। तो ये सारा कुछ जो है कहीं ना कहीं, ये जो लैंग्वेज होता है ये मोस्टली जो है ये टिका होता है वातावरण पर, इन्वायरमेंट। अब आपका घर का माहौल कैसा है, आपके आसपास का माहौल कैसा है, आपके स्कूल का माहौल कैसा है, आप किस स्कूल में पढ़ते हो, ये सारी चीज़ों पे टिकी होती है। आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चे एक दूसरे का अनुकरण या नकल करना शुरू कर देते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर लगाने का प्रयास कीजिए। मैंने ऑलरेडी जीन पियाजे को जो है कवर कर रखा है, बाकायदा नोट्स वीडियो है मेरा, 1 लाइनर नोट्स हैं, आपको पूरा कंप्लीट नोट्स मिलेगा। आप मेरे चैनल में जाइए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको वहाँ पे एक वीडियो मिल जाएगा जीन पियाजे। बहुत अच्छा तरीके से मैंने उसको बहुत सरल भाषा में समझाया है, सरल से सरलतम भाषा में। ठीक है, इसका आंसर देखिए, तो यहाँ पे बच्चे दूसरों का अनुकरण करते हैं या नकल करना शुरू कर देते हैं। तो इसका सही आंसर है संवेदी गामक अवस्था। ये पियाजे का पहला चरण है, संज्ञानात्मक विकास का यह पहला चरण है। ठीक है, इसकी उम्र की बात करें तो 0 से 2 वर्ष इसको माना जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अभिप्रेरणा, जिसे कहेंगे हम मोटिवेशन, सीखने की प्रक्रिया में क्या भूमिका निभाती? तो मोटिवेशन क्या होता है? अरे भाई, मोटिवेशन क्या चीज़ होती है? एक बाहर से दी गई एक ऊर्जा होती है जो आपके कार्य क्षमता को बढ़ा देती है। अब भले ही चाहे थोड़ी देर के लिए बढ़ाए या आपके जीवन के पूरे पहलू को बदल दे। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है धीमा कर देती है, अनावश्यक बना देती है, कठिन कर देती है, या फिर सीखने की दिशा और ऊर्जा प्रदान करती है। आंसर हो गया ऑप्शन डी। ठीक है,
इस लाइन को नोट कर लेंगे तो आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा नेक्स्ट टाइम जब भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा में भावनात्मक पक्ष में संबंधित आकलन का संकेत। तो भावनात्मक पक्ष से जुड़ा हुआ जो है हमें आकलन देखना है। तो अवलोकन भावनात्मक पक्ष से नहीं है। चर्चा करना, किसी टॉपिक पे हम चर्चा करते हैं तो क्या उस टॉपिक से हम भावनात्मक पक्ष में जुड़ सकते हैं? नहीं। साथ मिलकर के काम करना सीखना, जब हम किसी के साथ मिलकर के कोऑर्डिनेट करते हैं एक दूसरे के साथ, तो हम एक दूसरे के साथ चर्चा करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो हम कहीं ना कहीं उसके साथ भावनात्मक पक्ष से जुड़ जाते हैं। ठीक है, आंसर हो गया यहाँ पे सी, एग्जैक्टली आंसर सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गामक कौशलों का उदाहरण है? अब देखिए ये स्थूल गामक का क्या मतलब होता है। तो मैंने आपसे कहा था कि जो डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट में जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट में फिजिकल डेवलपमेंट होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है फाइन मोटर स्किल्स और एक होता है ग्रॉस मोटर स्किल्स। तो यहाँ पे ग्रॉस मोटर स्किल का मतलब होता है स्थूल गामक कौशल। फाइन मोटर स्किल में हम जो है चीज़ों का, छोटी मसल का प्रयोग करते हैं। जब भी हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, जैसे लिखना, पल के झुकाना, पल के मीचना, है ना, जीभ को इधर उधर घुमाना, तो यहाँ पे छोटी मसल का प्रयोग होता है। सिर्फ सिंगल, एक ही, मतलब एक से अधिक या बहुत ज़्यादा से ज़्यादा उसके आसपास की एक छोटी सी मसल का एक्टिवेशन होता है, उससे ज़्यादा नहीं। ग्रॉस मोटर स्किल में क्या होता है, शरीर का वो हिस्सा ही काम करता है। जैसे आप दौड़ते हो तो आपके शरीर का संपूर्ण हिस्सा दौड़ता है। हाँ, बॉलिंग कराते हो तो आपका हाथ के साथ साथ आपके बहुत सारी चीज़ों का मूवमेंट, तो बड़ी मसल्स का प्रयोग होता है। यहाँ पे शरीर के बहुत सारी मसल्स का प्रयोग होता है। तो ये स्थूल में देखना, चित्र बनाना, हम सिर्फ केवल उंगलियों से, फिंगर से चुपचाप चित्र बना देते हैं। सुई को पकड़ना, ये भी बिल्कुल उसी तरीके से होता है। वॉकिंग फास्ट, जब आप दौड़ते हैं तो यहाँ पे ग्रॉस मोटर स्किल्स का प्रयोग हो रहा है। आंसर हो गया ऑप्शन सी। पुटिंग बीड्स इन अ थ्रेड्स, तो मतलब धागे में मोती पिरोना, तो ये भी जो है फाइन मोटर स्किल्स का उदाहरण है। नोट कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम किसी विशिष्ट सूचना को जानने के लिए कोई पाठ्य सामग्री पढ़ते हैं तो किस प्रकार का पठन कहलाता है? अक्सर ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए, हम किसी सूचना को जानने का प्रयास कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम वहाँ पे बारीकी, किसी, अगर हम आपको एक किताब का एक पेज दें और हम आपसे कहें कि इसमें जो है सूचना को ढूंढने का प्रयास करिए, तो आप क्या करेंगे? किसी विशिष्ट सूचना को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आप उसको सरसरी निगाह से नहीं देखेंगे, आप बारीकी से देखेंगे। आंसर हो गया ऑप्शन ए, बी आंसर हो गया। ठीक है, किसके अंतर्गत लोगों को सुझाव देने के बजाय धीरे धीरे कहा जाता है कि उन्हें क्या करना चाहिए? तो हम सुझाव नहीं दे रहे हैं, हम बल्कि उनको कमांड कर रहे हैं, उनको सीधा सीधा ऑर्डर दे रहे हैं कि भैया आपको क्या करना है। तो ये रचनात्मक उपागम का उदाहरण नहीं है, ये बल्कि उदाहरण है आदेशात्मक उपागम का। आंसर हो गया ऑप्शन बी। जिन लोगों ने बी लगाया वो सभी सही होंगे। कोहलबर्ग की किस अवस्था में बच्चों की जो सोच है अंतःकरण की ओर अग्रसर हो जाती है? अंतःकरण का मतलब होता है अंतरात्मा की आवाज, कंसाइंस। तो यहां पे इसकी ओर अग्रसर हो जाती है। तो देखिए, मैंने अभी कल ही जो है कोहलबर्ग का टॉपिक कंप्लीट किया है। कल बाकायदा नोट्स है, वन लाइनर नोट्स है, आपको इससे ज़्यादा सिंपल नोट्स आपको कोई भी नहीं दे सकता। ठीक है, तो आप उसको देखिए, उसका नोट्स बनाइए, उसका 2 से 4 दिन 5 दिन रिवीजन करिए डेली, है ना, और इससे जो है आपका पूरा टॉपिक अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट में एमसीक्यूज भी दिए गए हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो सही आंसर है, ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया भी है, वहाँ पे जो लोगों ने वीडियो देखा है वो सभी जान गए होंगे। इसको कहते हैं पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। देखिए, कोहलबर्ग ने जो सिद्धांत दिया था वो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, जिसके तहत इन्होंने 3 चरण बताए थे। प्रत्येक जो है 3 स्तर बताए थे, आप समझ लीजिए 3 स्तर बताए थे, 3 लेवल बताए थे, ऐसा समझ लो 3 लेवल बताए थे, और प्रत्येक लेवल के 2 उसके जो है चरण हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे टोटल 6 चरण हो जाते हैं, है ना, और 3 लेवल्स हो जाते हैं। तो ये जो छठवां चरण है यहाँ पे बात हो रही है, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, मतलब तीसरा लेवल है ना, जहाँ पे बच्चे के अंदर नैतिकता आंतरिक कारणों से निर्धारित होती है। ठीक है, एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा कि बच्चे के अंदर नैतिकता नहीं होती है, बच्चे के अंदर नैतिकता अनुपस्थिति होती है, अनुपस्थित होती है, मतलब बच्चे के अंदर नैतिकता होती ही नहीं है। तो ये किस जो है लेवल का उदाहरण है? ये प्री कन्वेंशनल में आएगा कि कन्वेंशनल में आएगा कि पोस्ट कन्वेंशनल में आएगा? क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। ठीक है, आंसर लिखिएगा। 10 का ऑप्शन जो है
ए इस तरीके से लिखिएगा, बी सी डी जो भी है ना, ठीक है। कोहलबर्ग के अनुसार अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास इंगित करता है। तो ये अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अभिविन्यास ये किस चरण के अंतर्गत आता है? तो ये आता है दूसरा लेवल, जिसे कहते हैं कन्वेंशनल लेवल, और इसके अंतर्गत जो ये उसका तीसरा चरण है उसके अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन यहाँ पे सी, परंपरागत नैतिकता या कन्वेंशनल लेवल इसको नाम देते हैं, ठीक है। समावेशी शिक्षा की सफलता मुख्य रूप से निर्भर करती है। तो समावेशी शिक्षा का मतलब क्या है? जहाँ पे सभी को समावेश हो, जहाँ पे हर जाति धर्म को जो है साथ में लेकर के चला जाए, जहाँ पे बच्चे को इस आधार पे विभेद नहीं किया जाता कि ये विशिष्ट बालक है, ये सामान्य बालक है, ये प्रतिभाशाली बालक है, तो सभी का समावेश हो। तो यहाँ पे जो मुख्य रूप से निर्भर करती है इसकी सफलता पर, ये है टीचरों के सकारात्मक सोच पर। यहाँ पे शैक्षणिक जो व्यवस्था है उसकी सकारात्मक सोच पर निर्भर करती है। ऑप्शन यहाँ पे बी एग्जैक्टली सही आंसर होगा। चोम्स्की ने सार्वभौमिक व्याकरण की अवधारणा को प्रस्तावित किया, इसका क्या तात्पर्य? यूनिवर्सल ग्रामर। अब यूनिवर्सल ग्रामर का सिद्धांत दिया था चोम्स्की ने, जिन्होंने ये कहा था कि सभी मनुष्यों में जन्मजात रूप से भाषा के मूल सिद्धांतों की समझने की क्षमता होती है। आंसर हो गया ऑप्शन बी, ये बिल्कुल आपको रटा होना चाहिए। गार्डनर द्वारा प्रस्तावित अस्तित्ववादी बुद्धि से क्या तात्पर्य है? अस्तित्ववादी बुद्धि का क्या मतलब होता है? तो गार्डनर ने जो सिद्धांत दिया था वो मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत दिया था, जिसके तहत इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धियां डिफाइन की थी। उन 8 प्रकार में अस्तित्व, ये व्यक्ति जो होता है, ये आंसर है यहाँ पे दूसरों की भावनाओं और इरादों को समझने की क्षमता होती है, इसे कहते हैं इंट्रा। दूसरों के बारे में हो रही तो इंट्रा लिख लीजिए, इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस इसे कहते हैं। जो प्राकृतिक दुनिया के पैटर्न को समझने, प्राकृतिक दुनिया को, प्रकृति को, नेचर को समझता है तो उसे कहते हैं नेचर वाला, प्रकृतिवादी बुद्धि वाला कह सकते हैं, ठीक है। स्वयं की भावनाओं और भय और प्रेरणाओं को समझने की हो तो यहाँ पे स्वयं की भावनाओं को समझ रहा हो तो इसे कहते हैं इसे कहते हैं इंटर, और माफ कीजिएगा, मैं स्वयं की भावनाएं मतलब इंट्रा और दूसरों की भावनाएं मतलब इंटर पर्सनल बुद्धि, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा, आंसर हो गया ऑप्शन यहाँ पे डी। ये क्या होता है? ये जीवन, मृत्यु, मानव के अस्तित्व जैसे गहरे प्रश्नों पर विचार व्यक्त करने की इनकी क्षमता होती है। जैसे गौतम बुद्ध हो गया, महावीर हो गया, है ना, इनकी बात कर लीजिए, या फिर आज के संबंध में बताएं तो रजनीश ओशो को आप पढ़िए, समझिए, तो ये सभी सही आंसर होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अभिक्रियात्मक अनुबंधन सिद्धांत मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ऑपरेंट कंडीशनिंग का संबंध है स्किनर से। अच्छे तरीके से इसको रट लीजिएगा, ठीक है। लेव वाइगोस्की के जो समीपस्थ विकास क्षेत्र जिसे कहते हैं जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD की अवधारणा का शिक्षण में क्या महत्व है? तो सही आंसर है 16वें का। देखिए, ये बच्चे की स्वतंत्र रूप से समस्या समाधान की क्षमता को दर्शाता है। नहीं, यह वह क्षेत्र है जहाँ पर एक सक्षम व्यक्ति, मतलब चाहे वो टीचर हो सकता है या उसका निपुण साथी हो सकता है या उसके माता पिता हो सकते हैं, इनकी सहायता से बच्चा अपने विकास को आगे बढ़ाता है। आंसर हो गया ऑप्शन बी, बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम RPWD एक्ट 2016, जिसमें दिव्यांगता को कितने श्रेणियों में बांटा गया है या कितनी श्रेणियों को मान्यता प्रदान की गई? पहले इसका जो है आंसर था, पहले था, इससे पहले था वो 7 था, लेकिन अब जो है इसको 21 जो है श्रेणियों में जो है मान्यता प्रदान की गई है, ठीक है। आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी पर जोर दिया गया है। इसके लिए सुझाई गई शैक्षणिक संरचना क्या है? तो देखिए, पहले जो प्रणाली थी वो 10+2 थी, लेकिन अब की जो प्रणाली है वो है 5+3+3+4। ये है 5 साल जो शुरुआती के यहाँ पे दिख रहा है, ये 5 साल जो है फाउंडेशन बैच होगा, जहाँ पे आपको पढ़ाई मिलेगी PG से PG टू क्लास 2 तक की है। उसके बाद जो क्लास 3, ये तीसरा चरण है, ये दूसरा चरण है जिसे कहते हैं हम प्री स्टेज। यहाँ पे आपको क्लास 3 से, इसको नोट करना होगा आपको,
क्लास 3 से क्लास 5 की होती है। उसके बाद क्लास इसकी बात करें तो ये मिडिल चरण हो गया, जहाँ पे क्लास 6 से 8 तक की हो रही, और यहाँ 4 का जो मतलब होता है, यहाँ पे क्लास जो है 9 से 12 तक हो रही है, ऐसे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में आपसे कई बार यहाँ से इस तरीके से पूछ लेते हैं। सीखने की प्रक्रिया में सकारात्मक पुनर्बलन से क्या तात्पर्य है? अब पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है जब किसी कार्य के बदले आपको पॉजिटिवली जो है रिस्पॉन्स मिले, तो यहाँ पे वांछित व्यवहार करने पर आपको इनाम देना, यही है पॉजिटिव। वांछित व्यवहार करने पर दंड देना तो वो हो जाता है निगेटिव। ठीक है, जैसे आप घर पे हैं और आप खूब खेल कूद रहे हैं और मम्मी पापा ने आपसे कहा कि बेटा शैतानी मत करना, मैं शाम को आपको चौक घुमाने ले जाऊंगा या चॉकलेट दूंगा, तो बच्चा चुपचाप बैठ गया इस भाव में कि उसे इनाम मिलेगा। ठीक है, तो वांछित व्यवहार के बदले उसे इनाम, जैसे कुत्ते को खाना खाना दिया जाता है तो लार गिराता है ना, तो उसी चीज की बात हो रही है। ठीक है, सकारात्मक पुनर्बलन कहते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु का संरक्षण कंजर्वेशन की अवधारणा किस अवस्था में विकसित होती है? देखिए, किसी वस्तु के संरक्षण कंजर्वेशन की अवधारणा जो डेवलप होती है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में डेवलप होती है। ये पियाजे का तीसरा चरण है। ठीक है, और 7 से 11 वर्ष की अवस्था मानी जाती है, ये बात याद रखिएगा। इसे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। बहुत अच्छे तरीके से ये सारे जो है चरणों के बारे में अच्छे से रटा होना चाहिए। मैंने वीडियो दे रखा है, आप देख सकते हैं, उसको अच्छे से उसका पढ़िए, उसका रिवीजन करिए और नोट्स बनाइए। एक बच्चा अपने खिलौने को तोड़कर एक यह देखने की कोशिश करता है कि वह अंदर से कैसा है। यह पियाजे के अनुसार किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो यहाँ पे बच्चा क्या है, खिलौने को तोड़ करके यह देखने की कोशिश कर रहा है उसके अंदर क्या है। तो ये जो सिद्धांत है ये जिज्ञासावादी है बच्चा, वो जिज्ञासावादी तो कहलाता है, लेकिन इस सिद्धांत को हम कहेंगे अनुकूलन। यहां पे क्या हो रहा है कि बच्चा नए ज्ञान को पुराने ज्ञान में मिलाने का प्रयास कर रहा है, नए ज्ञान को पुराने में अनुकूलित करना, समाहित करना, ये हो रहा है, यहां मिलाना हो गया। ठीक है, ये याद रखिएगा, आंसर हो गया ऑप्शन ए। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार स्वयं को समझने और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने की क्षमता कौन सी होती है? ध्यान रखिएगा, हार्वर्ड गार्डनर जिन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत, मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत दिया था, 8 प्रकार की बुद्धि को बताया था, है ना। और यहाँ पे एक जो यहाँ पे सभी जो ऑप्शंस दिए गए ये सभी हार्वर्ड गार्डनर की जो है तहत जो है मल्टीपल इंटेलिजेंस का हिस्सा है। और यहाँ पे स्वयं को समझने की बात हो रही है, तो जब यहाँ पे व्यक्ति स्वयं को समझता है तो अपनी भावनाओं को नियंत्रण रखता है ना, तो इसे कहते हैं अंतर्वैयक्तिक जो है बुद्धि कहेंगे। इसे अगर हिंदी में इंग्लिश में कहें तो इंग्लिश में इसको याद रखना इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस कहेंगे, इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस कहेंगे। विकास की दिशा जो है सिर से पैर की ओर होती है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो देखिए, विकास की जो दिशा है सर से पैर की तरफ जा रही है। ठीक है, तो इसे कहते हैं सिफेलोकॉडल। ठीक है, विकास की प्रक्रिया ऐसे ही शुरू होती है, पहली चीज। दूसरी बात, अगर यही कहे कि क्वेश्चन आपसे कहे कि विकास की दिशा मध्य भाग से परिधि की ओर होती है, शरीर के मध्य भाग से हिस्से से परिधि की ओर होती है, तो उसे कहेंगे प्रॉक्सिमोडिस्टल। ठीक है, मतलब शरीर के पहले सर डेवलप होगा, फिर उसके बाद अन्य अंग जो है डेवलप होंगे, तो यहाँ पे सिफेलोकॉडल होता है। तो सर से शुरू होता है भैया पहला, फिर उसके बाद अन्य अंगों तक जो है जाता है। ठीक है, ये बात याद रखना। फिर शरीर के बीच वाले हिस्से डेवलप होते हैं, जैसे हार्ट, लंग्स डेवलप होना होता है, तो इस वाली प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल। ये 2 शब्द याद रहेगा तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चे की सोच जो है अहम केंद्रित होती है, यह कथन पियाजे के किस अवस्था से संबंधित है? यहाँ पे बच्चा ईगोसेंट्रिक है, ईगोस्टिक है, अपने बारे में सिर्फ सोचता है, दूसरों से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री यहाँ पे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। यहाँ पे जैसे कहें तो 0 से 2, 2 से 6 वर्ष की अवस्था। ठीक है,
सृजनात्मकता का विकास करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? अगर आप क्लास में चाहते हैं कि बच्चे क्रिएटिव बने, तो इसका विकास करने के लिए ज़रूरी है कि बच्चों को रटने के लिए प्रेरित करें? नहीं। बच्चों को केवल पाठ्यपुस्तक तक सीमित रखना है? नहीं। इससे बाहर भी लेके जाना है। बच्चों की त्रुटियों पर डांटना है? नहीं। बच्चों की जो नवीन विचारों को हमें प्रोत्साहित करना है। आंसर हो गया ऑप्शन डी। ठीक है। प्रोजेक्ट विधि का जनक कौन है? अगर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता है ना, या फिर मेरे क्वेश्चंस का आंसर में कोई गलती हो जाए, कई बार हो जाता है कि ऐसा होता है कि मैं पढ़ाते पढ़ाते एकदम से जो है कुछ बोलना कुछ और चाहता हूँ और आंसर कुछ और बता जाता हूँ। ठीक है, बहुत रेयर से रेयर होगा, हो सकता है गलतियाँ हो जाती हैं मुझसे, तो आप उसका आंसर मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं उसको करेक्शन कर दूंगा। ठीक है। कोई भी क्वेश्चन ना समझ में आए तो मैं उसको दोबारा भी आपको समझा सकता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, या फिर मैं कमेंट करने लायक होगा तो मैं ज़रूर से ज़रूर उसको कर दूँगा। प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है? तो यहाँ पे प्रोजेक्ट विधि का मतलब है, यहाँ पे आंसर है जॉन डुई। इन्होंने जो बताया था कि लर्निंग बाय डूइंग वाला जो है सिद्धांत दिया था। यहाँ पे किसी प्रोजेक्ट पे क्या मतलब होता है प्रोजेक्ट? यहाँ पे आप प्रोजेक्ट जब किसी चीज़ को काम करते हैं तो प्रोजेक्ट में स्वयं कार्य करते हैं ना, अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो ये जो स्किल होती है लर्निंग बाय डूइंग, स्वयं से कार्य करते हुए अपनी समस्याओं का समाधान करना, इससे बच्चे की सोचने समझने और समस्याओं को समझने की क्षमता बढ़ती है। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट में बहुत काम आती है प्रोजेक्ट विधियाँ। ठीक, अगला क्वेश्चन है, खेल विधि द्वारा पढ़ाने का सिद्धांत किसने दिया था? तो खेल विधि, तो यहाँ पे जो सिद्धांत है ये फ्रोबेल का है। आंसर हो गया ऑप्शन ए। इन्हीं ने ही जो है किंडरगार्टन पद्धति की शुरुआत की। किंडरगार्टन की जो है शुरुआत करी थी। इसमें क्या होता है, इस खेल विधि में क्या होता है, खेल क्रियाओं के द्वारा बच्चों में रचनात्मकता का विकास करना, सहयोग का विकास करना, भावनाओं का जो है जैसे गुण जो है डेवलप किए जाते हैं। ठीक है। रचनात्मक मूल्यांकन फॉर्मेटिव असेसमेंट का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? इस लाइन को नोट कर लेना। तो देखिए, रचनात्मक मूल्यांकन का मूल उद्देश्य होता है बच्चे की कमियों का निदान करना, पता करना। पहले तो कमियां पता हो जाएंगी, तो इसमें क्या होता है, हम बच्चे का निरंतर प्रगति का मूल्यांकन करते हैं। हम डेली उसका मूल्यांकन करते हैं, है ना। कभी क्वेश्चन पूछ लिया, कभी उससे चर्चा कर लिया किसी टॉपिक पे, कभी जो टॉपिक पढ़ाया उससे कहा कि इस टॉपिक के आगे आप बताओ। तो ये इस तरीके के जो है कुछ क्रियाएं कराई जाती हैं। तो यहाँ पे बच्चे के सीखने की कमियों का जो है पता चल जाता है और हम उसका निदान करते हैं। तो आंसर हो गया यहाँ पे बी। अंतिम ग्रेड देना, रैंकिंग तय करना या पाठ्यक्रम को समाप्त करना इसका मूल उद्देश्य नहीं होता है। इस तरीके से आज का हमारा जो वीडियो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। वीडियो अच्छा लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मेरा नाम मोहित चक्रवैश है। आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।